हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में। जैसा कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में डिटेल से चर्चा किए थे और उसमें हम लोग यह देखे थे कि हम लोग को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन कौन सा बुक पढ़ना है। तो वही जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल के द्वारा दिया गया जो पहला बुक हम लोग देखे थे, खोटा गद्य पदसंगा, जिसके प्रधान संपादक जो थे डॉक्टर ए.के. झा थे और कार्यकारी संपादक शिवनाथ परमानिक। तो इस बुक के हम लोग आज पहली कहानी मांझो के बारे में चर्चा करेंगे। पहले कहानी मांझो के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक कौन है, भुवनेश्वर साहू हैं। और देखेंगे इसकी पुस्तक की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पुस्तक के बारे में। तो खोटा गद्य पद संग्रह के जो प्रकाशक थे कौन थे, बोकारो खोटा समिति, बोकारो। खोटा गद्य पद संग्रह के प्रकाशक बोकारो खोटा समिति, बोकारो। बोकारो खोटा समिति की स्थापना जो हुआ था 1984 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोकारो खोटा समिति का स्थापना किस वर्ष हुआ था। इसके जो प्रधान संपादक हैं डॉक्टर ए.के. झा हैं, अजीत कुमार झा हैं, कार्यकारी संपादक शिवनाथ परमानिक जी हैं। इस पुस्तक का जो प्रथम संस्करण आया था 1989 ईस्वी में आया था, जबकि दूसरा संस्करण हाल ही में 2020 में आया था। इस पुस्तक में शामिल हैं जो कहानी है उसमें है मांझो, धर्म करम, सौंदमाटिक, टान और चासा। ये सब हम आपको बता चुके हैं कि इसमें किसके क्या लेखक हैं। तो पहला कहानी जो है मांझो है, पहला कहानी का नाम है मांझो, जिसके लेखक कौन है, भुवनेश्वर साहू जी हैं। तो दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि पहले हम लोग इस कहानी को अपना हिंदी भाषा में समझेंगे, उसके बाद खोटा भाषा में पढ़ेंगे, तभी हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। अगर यदि हम डायरेक्ट इसको खोटा में बताते हैं तो सभी लोगों को समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो इसके जो लेखक हैं, मांझो के लेखक भुवनेश्वर साहू जी हैं। तो लेखक के परिचय हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो भुवनेश्वर साहू का जन्म जो हुआ था 8 जनवरी 1959 ईस्वी को हुआ था। भुवनेश्वर साहू का जन्म 8 जनवरी 1859 ईस्वी को साकुल गांव के पतरातू में हुआ था। साकुल गांव के पतरातू में हुआ था। इनके पिता के नाम किशुन साहू था, जो एक अच्छे खुशी किसान थे। भुवनेश्वर साहू की शिक्षा यानी कि जो पढ़ाई लिखाई हुआ भुवनेश्वर साहू का, वो एमए किए, खोटा से ये एमए किए थे। शुरुआत से ही अपने ये माटी और मातृभाषा के प्रति जागरूक थे, उनका लगाव था। शुरुआत से ही इनके द्वारा लिखी गई कहानी में संतोष और कुलदीपा काफ़ी चर्चित है। इनके द्वारा लिखी गई कहानी जो है संतोष और कुलदीपा काफ़ी चर्चित है। मांझो इनकी हाल ही की कहाँ रचना है। मांझो जो मांझो हम लोग पढ़ रहे हैं, यह इनके हाल ही की रचना है। इन कहानी के साथ साथ इन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी। उनमें से प्रमुख कविता जो है, जो काफ़ी चर्चा में रहा, वो था एक पारिख नौ गो झोरा, एक पारिख नौ गो झोरा, और दूसरा जो था दिए कहले ले, दिए कहले ले ले, दिए कहले ले ले। इसके जो ये दोनों कविताएं इनके काफ़ी चर्चा में रही थी। चलिए इसके बाद हम अब स्टार्ट करते हैं हम कहानी मांझो। ये था हम लोग का जो इसके लेखक भुवनेश्वर साहू जी का परिचय था। अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी है मांझो। मांझो कहानी में के माध्यम से भुवनेश्वर साहू यह बताना चाहते हैं कि यदि प्रेम सच्चा हो तो केवल शारीरिक सौंदर्य पर निर्भर नहीं करता। जैसा कि इस कहानी में मांझो अपंगता का शिकार हो जाती है। मांझो का एक दुर्घटना में उनका जो है उंगली सारा कट जाता है, फिर भी उसका विवाह विनोद के साथ इसलिए हो पाता है क्योंकि विनोद वास्तव में मांझो से प्रेम करता था। तो प्रेम केवल शारीरिक नहीं होना चाहिए, प्रेम दिल से होना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है। चलिए कहानी के जो मुख्य रूप से पात्र हैं उसमें है एक मांझो है जो, और दूसरे विनोद हैं, और तीसरा गणपति। गणपति कौन है, तो विनोद के पिता का नाम गणपति है। चलिए अब हम लोग कहानी पढ़ते हैं, जो कहानी मांझो है उसके बारे में। तो कहानी में जो था, रात चरम पर था, रात पूरा एकदम अंधेरा था, चारों तरफ अंधेरा। रात था तो वास्तविक में चारों तरफ अंधेरा ही होगा। चारों तरफ सुनसान था। ये सुनसान रात में कभी कभी झिंगुर का आवाज़ तो कभी कभी कुत्तों को भौंकने की आवाज़ आ रहा था। सभी गांव के लोग
अपना घर के आंगन में सोया था। एक दो लोग घर के दरवाजे के पास सो रहा था, जो जिनके नाक से घर घर यानी कि घोंघर की जो आवाज़ आ रही थी। जो सो रहा था वो सब कौन सा दरवान था, घर के दरवाजे के पास सो रहा था और उसके घर घर की आवाज़ आ रहा था। कभी कभी सियार के हुआ की आवाज़ आ रहा था। इस अंधेरी रात में सबको नींद से सो रहे थे, लेकिन एक की आंख में नींद नहीं है। उसकी आंख से सिर्फ आंसू यानी कि लोर, कोठा में हम आंसू को लोर बोलते हैं, निकल रहा था। वो है मांझो। मांझो की आंख से आंसू निकल रहा था। उसकी इस अंधेरी रात में उनकी आंख में आंसू है, नींद नहीं है। मांझो कभी अपने कटे हाथ को देखती है तो कभी सामने चारपाई पर सो रही माँ को देखती है। वहीं माँ जिसने मांझो के लिए अच्छा से अच्छा घर और वर की तलाश में थी। यही सोचते सोचते मांझो की आंख कब लग जाती है पता नहीं चलता है। सुबह सुबह यह एक खबर सांडी पहुंचा। तो इस सांडी जो है मांझो का जो जहाँ विवाह तय हुआ था विनोद के संग, विनोद का जो घर का नाम था सांडी था। सुबह सुबह एक खबर सांडी पहुंचा। सांडी गांव में ही मांझो का विवाह विनोद के संग तय हुआ था। खबर यह था कि मांझो के रांची मेडिकल में भर्ती कराया गया है। खबर यह पहुंचा कि जो मांझो है उसको रांची के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये पूछ सकता है कि मांझो को किस मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया था, तो रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और विवाह किसके साथ तय हुआ था, तो विनोद के साथ विवाह तय हुआ था। और खबर कहाँ पहुंचा था, सांडी गाँव में। सांडी गाँव में उनका विवाह तय हुआ था। इसके बाद विनोद जो थे, विनोद शरीर से गोरनार 21 वर्ष का लड़का था। विनोद की आयु कितना था, 21 वर्ष का लड़का था, जवान लड़का था। विनोद के पिता गणपति एक नंबर के लालची थे। गणपति अपन बेटा विनोद के लिए गिरिडीह में विवाह का बात चला रहे थे। पहला विनोद का विवाह का बात कहाँ चल रहा था, गिरिडीह में विवाह का बात चला रहे थे, जहाँ पर उन्हें अच्छा तिलक दहेज मिलने की बात हुआ था। लेकिन लड़की थोड़ा ज़्यादा उम्रदराज थी। विनोद के पिता को यह रिश्ता मंजूर हो गया था क्योंकि अच्छा दहेज और तिलक मिल रहा था। तो ये लोभी आदमी था गणपति। जब वो लोभी आदमी था तो वहाँ तिलक ज़्यादा मिल रहा था तो वहाँ से रेडी हो गया। लेकिन जब यह बात विनोद को पता चला तो उसने साफ साफ मना कर दिया और उस साल जो होता है विनोद का शादी नहीं होता है। अगले साल जब रजरप्पा के नज़दीक गाँव से रिश्ता आया तो विनोद को लड़की मांझो पसंद आ गई, लेकिन कम तिलक दहेज मिलने के कारण गणपति को यह रिश्ता मंजूर नहीं हुआ। विनोद मांझो को रजरप्पा मेला में देखा था। विनोद अपने माँ को यह भी बात बता दिया था। माँ हम शादी करेंगे, क्या बता दिए थे, माँ हम शादी करेंगे तो रजरप्पा में, और ना तो अगले 5 साल तक शादी नहीं करेंगे। ये बात अपने माँ को बता दिए थे। गणपति एक खेती बाड़ी करने वाला किसान थे। घर में काम करने वाली अकेले विनोद की माँ थी, इसलिए विनोद का विवाह करना जरूरी था। जब गणपति की बेटी सब थी तो काम में माँ का मदद कर देती थी, लेकिन सभी अब अपने अपने ससुराल चले गए, इसीलिए विनोद का विवाह अपने पसंद के मुताबिक तय हुआ। उसको पसंद कहाँ था, मांझो था, जिसका रजरप्पा में इसका तय हुआ था, तो उनका विवाह तय हो गया। विवाह फागुन महीने के तृतीय के दिन हल्दी, फागुन महीना तृतीय के दिन हल्दी और विवाह नवमी में तय हुआ। जिस दिन कन्या मतलब मांझो के लगन बांधा जाता, उससे 2 दिन पहले रजरप्पा से सांडी यह खबर पहुंचा। रजरप्पा से सांडी खबर पहुंचा था। कितना दिन पहले, 2 दिन पहले। किसके 2 दिन पहले, जिस दिन लगन होने वाला था उसके 2 दिन पहले यह खबर पहुंचा कि कन्या का 5 अंगुरियां कट गया है। 5 अंगुरियां, जिसको फिंगर हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, कट गया है। यह खबर गांव मोहल्ला में जंगल की आग की तरह फैल गया। देखते होंगे गांव देहात में लोग अपना से ज़्यादा दूसरे को देखने में लगे रहते हैं। लोग तरह तरह की बात कहने लगे। अब विनोद क्या करता, कैसा विनोद यह सोचता है कि कैसा सपना देखे थे और देखो क्या हुआ। घर के पोड़ाई मतलब ओहरी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो उस घर के साइड से नहीं बना रहता है, पोड़ाई उसको पीढ़ा जिसको बोलते हैं। ओहरी माथा में हाथ धरकर सोच रहा था कि क्या करें। तभी उसके पिता गणपति बोलते हैं, हम बार बार कह रहे थे कि वो घर अच्छा नहीं है,
वो तो पहले से वहाँ से इनकार कर चुके थे, क्योंकि तिलक दहेज मिल नहीं रहा था। अब उनको तो और मौका मिल गया गणपति जी को। तो वहाँ वो कह रहे थे कि हम बार बार कह रहे थे कि वो घर अच्छा नहीं है, वहाँ शादी नहीं कर, पर मेरा बात थोड़ा भी इसको समझ नहीं आया। थोड़ा पढ़ लिख के आ गया तो अपने आप को लाइट साहब समझता है। अरे बूढ़ा हो गए हैं, हम लोग को भी थोड़ा बुद्धि ज्ञान है। जो लिखा रहता है वह होकर ही रहता है। विनोद के पिता गर्म हो गए और गर्म आवाज में ही यह सब बोले और बोले, हम अब किसी को क्या बोल पाएंगे, हम अब किसी को क्या बोल पाएंगे। विनोद को भी गुस्सा आया, पर वह मन की बात मन में ही रखा। फिर विनोद कहता है, ठीक है, हम अब शादी नहीं करेंगे, मुझे रुपया पैसा चाहिए, हम रांची जाकर पढ़ाई करेंगे। विनोद मन में हिम्मत जुटाकर बाप को यह बात कह देता है। उसके पिता भी इस बात से राजी हो जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है, जब ऐसा बात है तो तुम कल ही रांची चले जाओ, ऐसा बात है तो तुम कल ही रांची चले जाओ। दूसरा दिन जो है विनोद रांची जाने वाली बस में बैठ गया, रांची जाने वाली बस में बैठकर चले जाता है। इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी कहानी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, कहानी थोड़ा लंबा है, इसीलिए हम इसको 2 पार्ट में बांट कर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग पहले इस कहानी को, जितने भी कहानी हम लोग को पढ़ना है उसको पहले आप लोग खोरठा में पढ़ना चाहते हैं या पहले हिंदी उसके बाद खोरठा में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि सब लोग अच्छा से एग्ज़ाम से पहले सिलेबस को कवर कर पाए। और हम लोग को पढ़ने से नहीं, हम लोग को पढ़ने के साथ साथ रनिंग भी जारी रखना है, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम से पहले रनिंग ज़रूरी है। रनिंग होगा तभी हम लोग ये सब काम आएगा, बिना रनिंग का हम लोग का ये सब धरा का धरा रह जाएगा। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ सभी लोग अपने अपना रनिंग पर ध्यान दें। बाकी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।